वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज हम टेस्ट 10 लेकर आए हैं जिसमें हम आयनाइजेशन है, पीएच है, बफर है, कैटलिस्ट है, कैटलिसिस है और डिस्ट्रीब्यूशन लो, ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जो यूके पीएससी लेक्चरर का सिलेबस दिया हुआ था 2026 का, जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला है 26 अगस्त को। तो ये उसी का आपका नेक्स्ट। इसमें हमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस थ्योरी एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट इनटू आयंस ओनली। कब होगा इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट इज़ हीटेड, जब इसको हीट करेंगे। इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, जब हम इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब कोई करंट को पास कराया जाएगा। और इट इज़ इन ए सॉलिड स्टेट, जब ये सॉलिड स्टेट में तो बेटा कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो क्या नहीं होता है, आपका डिसोशिएट नहीं होता है, वो उसके आयनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, तो इसलिए वो तो डिसोशिएट नहीं होगा। तो ये वाला तो ऑप्शन तो यही गलत हो गया। बाकी का आपका फर्स्ट ऑप्शन में जैसे हम हीट करेंगे, हल्का सा ऐसा नहीं कि हीट कर दिया तो ये क्या डिसोशिएट हो जाएगा या इसके आयंस आपका ये टूट जाएगा। जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, तब ये लिक्विड फेज में आ जाएगा, तब ये आपका अपने आयंस में डिसोशिएट होगा। तो ऐसा नहीं कि जस्ट हीट किया और ये डिसोशिएट हो जाएगा, नहीं, ये भी गलत हो गया। थर्ड में कि जैसे हाँ पानी में डिजोल्व करो, जैसे NaCl ये हीट करोगे तो 800 डिग्री सी तक हीट करना पड़ेगा, तब जाकर डिसोशिएट होता है। लेकिन इधर पानी में डालो तुरंत आपका ये डिजोल्व हो जाएगा और डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट तो सॉलिड से तो पास होती नहीं है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के सॉलिड से अगर आप NaCl नमक के ऊपर तार लगा दो और इधर ऑन कर दो तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी? पास कब होगी? जब तुम या तो इसको पिघला दो, मॉल्टन स्टेट में ले आओ, या इसको पानी में डिजोल्व कर दो, तब होगी इलेक्ट्रिसिटी पास। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ? बी। सेकंड में द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने बढ़ाई तो ये और घट जाएगा, ये गया। डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का घटाओगे तो भी डिसोसिएशन घट जाता है, तो ये भी गया। तीसरा, इंक्रीज इन डाइल्यूशन, जितना तुम डाइल्यूट करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ज़्यादा डिसोशिएट होता है, क्योंकि आयनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता चला जाता है उसके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वजह से। ठीक है, तो आंसर हमारा सी आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसमें से कौन सा फैक्टर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या आयनीकरण की जो कोटि है उसको प्रभावित करता है? कैसे करेंगे बेटा? पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट, कौन सा फैक्टर करेगा इसमें से? नेचर ऑफ सॉल्यूट है, सेकंड दिया है नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, थर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और फोर्थ है डी टेम्परेचर। तो इसमें क्या हो गया बेटा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है कौन सा? अच्छा नहीं है, डज नॉट अफेक्ट। अच्छा, कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा? तो डज नॉट अफेक्ट के केस में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा फिर तो, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो सबके ऊपर, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, सबके ऊपर आपका प्रेशर लग रहा है, सेम प्रेशर लग रहा है 1 atm का, तो इसलिए उसका डिसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, तो अब आते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जितना सॉल्वेंट आप ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का लोगे उतना ही ये ज़्यादा डिसोशिएट होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी कैसे? वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम डिसोशिएट होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज़्यादा डिसोशिएट होगा। टेम्परेचर भी, लो टेम्परेचर पर कम डिसोशिएट होगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा डिसोशिएट होगा। तो ये भी डिसोशिएट करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की वजह से भी अफेक्ट होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट की वजह से भी होगा। तो बस यही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm का प्रेशर लगा दो, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब पे बराबर उसका असर दिखाई देता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर का तो कोई रोल नहीं होता डिसोसिएशन में। फोर्थ में आते हैं, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली। किस पर एप्लीकेबल होता है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? जरूरत क्यों पड़ी डाइल्यूट करने की? जब वीक इलेक्ट्रोलाइट तब ना, स्ट्रॉन्ग में तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल हुआ? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, फिफ्थ में द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में क्या होता है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में इंटरेक्शंस होता है। जो आयन पहले आपस में ही जुड़े हुए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े थे, अब जैसे ही सॉल्वेंट आया
तो सॉल्वेंट ने पॉजिटिव को अलग कर दिया, नेगेटिव को अलग कर दिया। क्या है ये प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है उतना ही सॉल्वेशन ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट आयन एंड कौन सा हो गया बेटा ये, एंड ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इसी को कहते हैं विलायकीकरण या सॉल्वेशन। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ द डाइल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड सॉल्यूशन इज इंक्रीज 100 टाइम्स। अगर हमने डाइल्यूशन को 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, एक ये एक्सप्रेशन लिख लो बेटा, जो अल्फा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है √V के। अगर ये V हमारा 100 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है, ये है ना, ये है आपका तनुता, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना था ना, हाँ, तनुता की वजह से, तो स्क्वायर रूट ऑफ V, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V। डाइल्यूशन करने से क्या हो जाती है, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे उतना ही ये डिसोसिएशन बढ़ता चला जाएगा। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है और अल्फा का वैल्यू 1 पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा तुम डाइल्यूट करोगे। 100% हमने इसको ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया तो इसका मतलब है कि ये 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर, ए सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट इज कॉल्ड। मोल्टन में पिघल जाए, NaCl पिघला दो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। वाटर में डिजोल्व कर दो NaCl को, वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, पिघली हुई अर्थात दोनों में ही ये आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में भी क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग वाले तो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं, वीक वालों पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना वो डिसोशिएट हो रहा है, उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, कई चीज़ें हैं उसमें। तो इसलिए मोर परफेक्ट आंसर क्या आंसर हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट आयन। ये तो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की आपकी क्या है, डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये 8 का हो गया आपका कितना, बी ऑप्शंस। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैरेक्टरिस्टिक है, दे हैव ए वेरी लो अल्फा। नहीं, ये तो 100% डिसोशिएट हो जाते हैं, अल्फा का वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो 1 आ जाता है। तो ये तो गलत हो गया। तो इसने हमसे क्या पूछा है, ये कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रॉन्ग के लिए। चलो देखते हैं। दियर आयनाइजेशन इज रिवर्सिबल। थर्ड, दे आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज एट ऑल डाइल्यूशन। यही वाला हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन यही है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएं, कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएं, उसी को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, चाहे तुम कोई सा भी डाइल्यूशन का सॉल्यूशन बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपका, एडिंग ए नॉन पोलर सॉल्वेंट और टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जनरली नॉन। देखो, अगर हम वाटर को ऐड करते हैं तब तो आयनाइजेशन या डिसोसिएशन बढ़ता है, लेकिन अगर हम नॉन पोलर को, वाटर क्या है, वाटर तो पोलर है, तो अगर हम नॉन पोलर को ऐड करेंगे तो ये घटाएगा, डिक्रीजेस आयोनाइजेशन, ये आपका डिक्रीज कर देता है। पोलर सॉल्वेंट बढ़ाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट घटाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ए बेस इज ए। बेस क्या होता है बेटा, जो एच को देगा अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी वो तो होगा एसिड, इसको हम ब्रोस्टेड एसिड। ठीक है, और जो एच को लेगा, ये एच के ही इर्द गिर्द घूमती है पूरी थ्योरी, एच लेने वाले को ब्रोंस्टेड बेस कहेंगे। ठीक है, और एच कोई भी एसिड है, एसिड ने एच दिया, उसके बाद जो स्पीसीज बनी यानी कि देने के बाद, रिलीज करने के बाद, जैसे CH3COH है तो CH3COOH को हम क्या कहेंगे, एसिड, क्योंकि ये क्या देगा, एच देगा। किसको देगा, वाटर। अगर तुमने इसको डाला तो ये वाटर को अपना एच दे देगा। मान लो इसमें मैंने प्लस H2O कर दिया तो H2O इसके एच को ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O पॉजिटिव में। तो एच ये क्या हो गया, एसिड, और ये लिया है इसने तो ये हो गया बेस। और एच देने के बाद जो स्पीसीज बची वो कहलाएगी इसका कॉन्जुगेट बेस। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा, तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा।
तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं, तो इसने हमसे एसिड बेस के बारे में पूछा है। तो बेस कौन है? जो HN लेगा। तो प्रोटॉन, HN को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। डोनर कौन होते हैं? एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की क्या है? इन NH3 प्लस H2 NH4 पॉजिटिव एन प्लस OH नेगेटिव, वाटर एक्ट एज, वाटर ने तो HN लिया है ना, ये तो बेस का काम करेगा, है ना। और वाटर, अच्छा वाटर ने HN को लिया है, वाटर एक्ट एज क्या होगा? वाटर एसिड। वाटर ने अपना HN दिया है भाई, यहाँ तो किसको दिया है? NH3 को दिया है, ठीक है, तभी तो NH4 पॉजिटिव बना है। तो HN देने वाला एसिड, HN लेने वाला बेस। अगर यहाँ H3O पॉजिटिव बनता ना तो तब ये बेस का भी काम करता, जैसे पीछे में किया इसने बेस का काम। तो H2O दोनों का काम करता है, तभी तो उसको बाउंड्री पर रखा गया है कि अगर ये HN ले लिया तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा, तब तो ये क्या हुआ? तब तो ये बेस हुआ। और HN इसने दे दिया तब ये एसिड हुआ। तो यहाँ पे HN दिया है, H2O से HN गया तभी तो OHN आया, तो यहाँ पे ये एसिड का काम करेगा। थर्ड है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 2-। कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है? HN लेने के बाद कि देने के बाद? कॉन्जुगेट एसिड अभी पीछे H2O ने जब HN को लिया तो तब HN लेने के बाद जो स्पीसीज आई उसको उसका कॉन्जुगेट एसिड कहा गया, H3O पॉजिटिव को, है ना। तो इसका HN लेने के बाद जो स्पीसीज आएगी HPO4 2-, एक H पॉजिटिव लिया, क्या बन गया? H2PO4 1-, है ना। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया भाई। नेक्स्ट है आपका लुईस एसिड इज ए सब्सटेंस विच, लुईस एसिड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं बेटा। लुईस एसिड को जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और लुईस बेस कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या मतलब? जो अब इलेक्ट्रॉन लेने की सिचुएशंस में होंगे कि कोई इनको इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसे मान लो BF3 है, 6 इलेक्ट्रॉन है बेचारे B के पास, तो क्या करेगा? NH3 के कांटेक्ट में अगर आया तो तुरंत N के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, तो बस यही हो गया आंसर, ठीक है। तो एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलिए जी नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस बेस बट नॉट ए ब्रोस्टेड बेस। लुईस बेस तो है पर ब्रोस्टेड बेस नहीं है, इसका क्या मीनिंग हुआ? ठीक है कि भाई जो क्या ना करे, जो HN ना ले, है ना, उसी को तो कहेंगे ब्रोस्टेड बेस। जो ब्रोस्टेड बेस नहीं है, यही तो कह रहा है, नॉट ए ब्रोस्टेड बेस, जो HN लेने की सिचुएशन में नहीं है। HN मतलब H पॉजिटिव, ये है NH3, HN को कौन लेगा? दूसरा क्या है? ये कह रहा है लुईस बेस, BF3 तो लुईस एसिड है, ये तो यहीं कट गया, है ना। OHN हो सकता है, क्या ये HN ले सकता है? HN तो ले सकता है ना ये, तो फिर तो ये भी गया कि बेस तो है पर ये क्या है? ब्रोस्टेड बेस भी है। ब्रोस्टेड बेस क्या होते हैं? जो HN को एक्सेप्ट कर लें तो ले लेगा, तो तुरंत ले लेगा, बहुत जल्दी लेगा। इनकी तो HN और OHN के बीच में तो बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होती है ना, ये तो एकदम ले लेगा। ये वाला ये भी ले लेगा, तो ये तो बेस भी है, लुईस बेस भी है और ब्रोस्टेड बेस भी है, क्योंकि HN लेकर तुरंत क्या बनाता है? NH4 पॉजिटिव। और ये क्या है आपका? लुईस बेस भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देता है। तो ये तीनों ही नहीं है, तो आंसर क्या बचा हमारे पास? CO ही बचा, बस यही हो गया आंसर, ठीक है। CO क्या है? न्यूट्रल, ना HN लेगा ना HN देगा, है ना। PHO पर, लेकिन ये CO को हम लिगेंड के फॉर्म में पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेशन में, या आपका क्या है ऑर्गेनोमेटालिक में, मेटल कार्बोनिल जो पढ़ते हैं CO एज ए लिगेंड यूज करते हैं। तो ये लुईस बेस तो है, सॉरी, है ना, लुईस बेस तो है, इलेक्ट्रॉन रिच है, पर ये HN लेने की कंडीशन में नहीं है, तो बस आंसर भी यही हो गया। वेरी वेरी डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, चाहे तुम 10⁻⁻8 ले लो, 10⁻⁻9 ले लो, 10⁻⁻10 ले लो, 10⁻⁻11 ले लो, 10⁻⁻12 ले लो, हमेशा pH 7 से नीचे ही रहेगा और क्लोज टू 7 रहेगा। तो यहाँ पे लिया है बिटवीन 6 and 7, और मोर अप्रोप्रिएट आंसर तो बल्कि ये हो जाएगा
बिटवीन 6.9 टू 7, और भी ज़्यादा करना है तो बिटवीन 6.95 टू 7.0, इनके बीच में ही रहना है ये pH, इतना ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये होंगे, इनमें से कोई होता तो और अच्छा होता, पर है नहीं ऐसे, फिलहाल तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा, ऑप्शन सी से ही। क्वेश्चन नंबर 17, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, HN और OHN दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा, 10 की पावर माइनस का 7 है ना, और KW क्या होता है, HN इंटू OHN की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। तो 10 की पावर माइनस के 7, 10 की पावर माइनस के 7 हो गया 10 की पावर माइनस 14, तो आंसर सी हो गया, है ना, आंसर हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 17 का सी। 18 में KW की वैल्यू, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिसोसिएशन वाटर का बढ़ जाता है, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो HN कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, HN कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो pH घटता है। तो अब pH जो पहले क्या था KW का वैल्यू, जैसे अगर हम 90 डिग्री लेना बेटा, तो 90 डिग्री पर HN कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर क्या होती है, 10 की पावर माइनस का 6 हो जाती है, तो OHN भी इतना ही होगा, 10 की पावर जितना HN बनता है उतना ही OHN। तो 90 डिग्री सी पर अगर हम KW निकालें तो KW का वैल्यू 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 6, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 12। तो पहले था 10 की पावर माइनस के 14 25 पर, और अब हो गया 90 डिग्री पर 10 की पावर माइनस के 12, तो 100 गुना बढ़ गए ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से KW इंक्रीज होता है। 19 में आते हैं, फॉर ए प्योर वाटर सैंपल एट 60 डिग्री सी pH विल बी, हमने कहा था टेम्परेचर बढ़ेगा HN बढ़ेगा, HN बढ़ने से pH घटेगा, तो pH को कह रहा है कि क्या होगा, pH 7 से नीचे आ जाएगा, लेस देन 7, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द pK ऑफ एन एसिड इज 4.75, व्हाट इज इट्स Ka, K का वैल्यू क्या होगा अगर pK 4.75, तो हमने पढ़ा था pK होता है माइनस log Ka, उल्टा भी पढ़ा था हमने कि log Ka की बात करेंगे तो log K हो जाएगा माइनस pKa, और K का वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर माइनस pKa। तो जब यहाँ से log हटता है, इधर वाला पूरा टर्म इसके log के बेस की पावर में चला जाता है, और log का बेस होता है 10, तो 10 की पावर माइनस pK, आंसर क्या हो जाएगा, सी आ गया, लो ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 21, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस तब स्ट्रॉन्ग होता है जब एसिड वीक हो, जैसे मान लो CH3COH वीक एसिड है, HN देने के बाद क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, तो CH3COO नेगेटिव को कॉन्जुगेट बेस कहेंगे, और वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि CH3COH कैसा है, वीक एसिड है। तो इसने कहा किसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका वीक एसिड का होगा। वीक एसिड कौन सा है इसमें से, ये वाला वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस CH3COH है, क्योंकि ये वाला कब बनेगा, HCl से, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Cl नेगेटिव कैसा है, वीक, ये कैसे बनेगा, HNO3 से, HNO3 तो स्ट्रॉन्ग में आता है, तो NO3 नेगेटिव क्या होगा, ये भी वीक। ये HSO4 नेगेटिव कब आएगा, H2SO4 से, H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक। तो ये और ये तीनों वीक हैं सिवाय इसको छोड़कर, क्योंकि ये किससे बना है, वीक एसिड से। वीक एसिड कौन है, CH3COH, उससे HN जाने के बाद CH3CO नेगेटिव आता है, इसलिए हम कहते हैं CH3CO नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड CH3COOH। क्योंकि ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, जो आपका कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से आया था बेटा, ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट से आया था। उसने कहा था कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर में अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट वीक होगा, सही है। Ka का वैल्यू ये है, तो pKa क्या होगा, फॉर्मूला क्या पड़ा था pKa का, माइनस का log Ka माइनस log 10 की पावर माइनस 5, ये माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस log 10, और ये 5 आ गया, माइनस इंटू माइनस 5 से प्लस 5, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो pKa का वैल्यू 5 आ गया, ये लो जी आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं जी, रिलेशन बिटवीन, ये भी बेटा रिलेशन हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया हुआ है कि जो KW होता है वो क्या होता है, Ka इंटू Kb के बराबर होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो आंसर कौन सा हो गया,
आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 24, एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं एम्फीप्रोटिक? जो HN दे भी सके और HN ले भी सके। तो इसमें से कौन सा है? HCl तो सिवाय HN देने के कोई काम नहीं करता है, तो ये तो एम्फीप्रोटिक नहीं है। आंसर गया। HN ये ले भी सकता है, देखो अगर HCO3 नेगेटिव है तो HN लेने के बाद क्या कन्वर्ट हो जाएगा? H2CO3 में। और HN दे भी सकता है, देने के बाद क्या बनेगा? HCO3 नेगेटिव, HN लिया, किस में कन्वर्ट हो गया? H2CO3 में। और अगर इसने HN दिया तो किस में कन्वर्ट होगा? CH3CO3 2 माइनस प्लस H प्लस इसमें। तो HN देने की कंडीशन में भी है, HN लेने की कंडीशन में भी। तो आंसर क्या हो गया बेटा? यही हो गया। ये SO4 2 माइनस, ये तो सिर्फ कैसे आया होगा? इसमें तो है ही नहीं कहीं ना HN। ले तो सकता है, दे नहीं सकता है। ऐसे NH4 पॉजिटिव ये भी दे सकता है, ले नहीं सकता है। सही है, तो ये भी गया, ये भी गया, बस आंसर बी आया। क्वेश्चन नंबर 25, ए सॉल्यूशन विच विद pH इक्वल्स टू 3 इज, अगर pH 3 है तो HN कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा बेटा? HN कॉन्सेंट्रेशन होती है 10 की पावर माइनस pH, तो इसकी HN कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3, इसकी HN कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6। तो 10 की पावर माइनस 6 में कितने से मल्टीप्लाई करें? 10 की पावर माइनस 3 है 1000 से। तो ये क्या कह रहा है कि कितना डाइल्यूट करना पड़ेगा? 1000 गुना डाइल्यूट करना पड़ेगा, तब आएगा ऐसा। सही है बेटा। तो ये आपका हो गया कि कितना आपका कह रहा है सॉल्यूशन विद दिस वन है pH दिस वन इज हाउ मेनी टाइम मोर एसिडिक देन pH 6। तो 1000 गुना ज़्यादा एसिडिक है ये। क्वेश्चन नंबर 26, KSP क्या होता है बेटा? AgCl है, कैसे टूटा? Ag आयन में और Cl आयन में। KSP का फॉर्मूला क्या है? पॉजिटिव आयन उसकी कॉन्सेंट्रेशन बोल दो या सॉल्युबिलिटी बोल दो, उसकी पावर में उसका कोफिशिएंट 1। नेगेटिव आयन कौन है? Cl आयन, उसकी पावर में उसका कोफिशिएंट 1। तो ये हमारा क्या हो गया? KSP हो गया। KSP का डेफिनेशन यही है। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर सॉल्ट A2B3, इसके लिए KSP बताना है। A2B3 कैसे टूटेगा? 2A3 प्लस एंड 3B2 माइनस में टूटेगा। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये होगा 2S, ये होगा 3S। तो KSP का फॉर्मूला क्या है? पॉजिटिव आयन की सॉल्युबिलिटी 2S की पावर उसका कोफिशिएंट, नेगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी 3S उसकी पावर में उसका कोफिशिएंट। तो KSP इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 से 4, 3 की पावर 3 से 27, S की पावर 2 और S की पावर 3, ये क्या हो गया? S की पावर 5, और 27 इंटू 4 ये क्या होता है? 108 S की पावर 5 KSP का एक्सप्रेशन हो जाएगा। आंसर बी आ जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेसिपिटेशन अकर्स, कब होगा प्रेसिपिटेशन? जब आयनिक प्रोडक्ट जो इसके अंदर आयंस इन्वॉल्व हैं वो उनका प्रोडक्ट Q ग्रेटर देन KSP हो जाएगा। तो जितना एक्स्ट्रा हुआ है वो सब PPT में कन्वर्ट हो जाएगा, Q ग्रेटर देन KSP। क्वेश्चन नंबर 29, डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद NaCl। NaCl के आने से क्या होगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl आयन आ जाएगा ना, और Cl आयन आने की वजह से क्या होगा? AgCl का डिसोसिएशन घट जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा। Cl आयन यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, तो इनके सारे आयनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ही तो KSP होता है। तो जितना ये पहले टूट रहा था अब उससे कम टूटेगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो आंसर हो गया बी। विलायता कम होने का कारण पूछा है, यही है आपका कारण। क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट। 30, सॉल्ट मोर सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कौन सा सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा? क्यों होगा? चलिए जी, BaSO4 क्या है? अगर टूटेगा तो Ba पॉजिटिव में, SO4 2 माइनस में। HN के साथ कांटेक्ट में अगर इसका नेगेटिव आयन आए, एसिडिक मीडियम मतलब HN है ना सॉल्यूशन में, HN के साथ अगर इसका SO4 आएगा तो उनके बीच में कोई रिएक्शंस नहीं होता है। 2H पॉजिटिव SO4 2 माइनस बनना चाहिए था H2SO4, पर H2SO4 तो कैसा है? स्ट्रॉन्ग आयनों की फॉर्म में रहना पसंद करेगा, रिएक्शन हो गई नहीं। दूसरे में आते हैं AgCl कैसे टूटेगा? Ag प्लस में Cl माइनस में, तुमने एसिड डाला,
एसिड क्या ढूंढेगा, HN देगा, HN देने से वो नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, पर होगी नहीं, क्योंकि HN और Cl आयन मिलकर तो HCl है। HCl तो स्ट्रॉन्ग होता है, आयनों की फॉर्म में रहता है सॉल्यूशन में, तो ये होगा ही नहीं। तीसरा CaC2O4 क्या 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 देगा, Ca2 प्लस C2O4 2 माइनस, तो C2O4 क्या है, ऑक्सलेट आयन, और हमारे पास एसिड से क्या आएगा, H आयन। H आयन और ऑक्सलेट तुरंत मिलकर रिएक्शन करके H2C2O4 बनाएंगे, क्योंकि एक वीक एसिड है। वीक एसिड तुरंत बन जाते हैं अपनी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, C। चौथे वाला हो सकता है, अगर चौथे वाला होगा तो HI तो स्ट्रॉन्ग में आता है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो ये तीन हो गए। आंसर क्या हो गया, C। कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ बच्चे, बी, ओके, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 31, H2S इज पास। H2S किस में टूटता है, H2S 2H पॉजिटिव प्लस सल्फाइड आयन, ऐसे। HCl डालने से क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट होने से क्या होगा, इसका डिसोसिएशन घट जाएगा। डिसोसिएशन करेगा तो अब लो KSP वाले तो वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, हाई वाले बच जाएंगे। तो यहाँ पे यही कहा कि सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज, घट गया ना, क्यों, क्योंकि तुमने क्या डाला, तुमने डाला HCl क्या है, H आयन और Cl आयन। H आयन आने की वजह से क्या हो गया, कॉमन आयन ये पीछे की तरफ भाग गया, पीछे की तरफ गया भागा तो सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन घट गया, तो बी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, KSP ऑफ MgOH ट्वाइस, ये है इतना। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है कितना होगा, MgOH ट्वाइस का डिसोसिएशन दिखा दो पहले, क्या होगा, Mg2 प्लस आयन 2OH माइनस, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S हुई तो ये S, ये 2S, तो S की पावर 1 2S की पावर 2, यही तो है KSP। KSP की डेफिनेशन यही है, पॉजिटिव आयन की सॉल्युबिलिटी उसकी पावर में उसका कोफिशिएंट, नेगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी उसकी पावर में उसका कोफिशिएंट। 2 की पावर 2 से 4 आ जाएगा, S की पावर 1 S की पावर 2 S की पावर 3 बन जाएगा, तो ये बन गया 4S क्यूब। और KSP कितना है बेटा, 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, इस 4 से 4 कट गया, ठीक है, तो S क्यूब का वैल्यू कितना आया, 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है बेटा। और ये हो गया, S का वैल्यू कितना आ जाएगा, पूरे का स्क्वायर रूट क्यूब करना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस का 4, ये तो S आ गया, पर हमें तो OH आयन पूछा है ना। OH आयन क्या है, 2S है, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2S के बराबर, S का वैल्यू क्या है, 10 की पावर माइनस के 4, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, आंसर A हो गया। सही है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, एप्लीकेशन ऑफ KSP इज फाउंड टू बी, प्रेसिपिटेट करना है तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी, देखो साल्टिंग आउट, ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इसी की जरूरत पड़ती है, साल्टिंग आउट ऑफ सोप, ठीक है, इसमें भी पड़ती है, फिर फोटोग्राफी में भी करते हैं, तो एक तरह से ऑल ऑफ दीज का केस हो गया बेटा, ये सब जगह यूज होता है KSP का एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन KSP वैल्यू। जैसे हमने कहा था ना कि हमने क्या, कुछ एसिड डाल दो जिससे क्या होगा, सेकेंड ग्रुप के जो आपके सल्फाइड है वो प्रेसिपिटेट हो जाए, आगे वालों के बच जाए, तो यहाँ पे KSP वैल्यू से हम ये प्रेसिपिटेशन करते हैं। इफ S इज सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2, CaF2 कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस में 2F माइनस में, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S हुई तो ये S, ये 2S, KSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आयन की सॉल्युबिलिटी उसकी पावर में उसका कोफिशिएंट, नेगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी उसकी पावर में उसका कोफिशिएंट, 2 की पावर 2 से 4 आ जाएगा, S की पावर 1 S की पावर 2 कितना हो गया, S की पावर 3, KSP का वैल्यू ये आ गया, तो है कोई ऐसा, C ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 36,
सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एक केस ले लिया हमने, लाइक NH4Cl। हमने अभी हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया था बेटा, जैसे ही हम इसके अंदर कोई एसिड डालेंगे तो क्या होगा, उसको एसिड हमारा ये क्या कह रहा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस अंडर गोज, क्या होगा उसमें हाइड्रोलिसिस होगा। पानी डाला, पानी के पास क्या है HN और OHN, कौन रिएक्शन करेगा इसके साथ भाई, NH4Cl तो ये देगा ना, NH4 पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, और वाटर के पास क्या क्या होते हैं HN और OHN, कौन रिएक्शन करेगा पॉजिटिव एन के साथ नेगेटिव एन, हो जाएगी रिएक्शन, नहीं होगी हो जाएगी, अगर रिएक्शन हो गई तो OHN चेंज हो जाएगा, और OHN चेंज हो जाएगा तो pH चेंज हो जाएगा। तो सॉल्ट का कौन सा आयन ने पार्टिसिपेट किया वाटर के आयनों के साथ, NH4 पॉजिटिव, क्या है ये कैटायन, इसीलिए हम इसको कहते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 37, सोडियम एसीटेट, क्या होता है सोडियम एसीटेट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बोला था इसका pH ग्रेटर देन 7 होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में पढ़ाया था, ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा तो बेसिक हुआ ना, या अल्कलाइन कह सकते हो आप, बी आंसर आ गया। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH का एक्सप्रेशन क्या था, KW अपॉन वीक कंपोनेंट का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक कंपोनेंट कौन है, वीक एसिड है, तो KH का वैल्यू KW अपॉन KA, आंसर ए हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सॉल्ट नॉट हाइड्रोलाइज, कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होते, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज ही नहीं होते बेटा, इज नॉट हाइड्रोलाइज, क्यों, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने NaCl ले लिया, इसमें टूटा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, Cl नेगेटिव, और वाटर के पास क्या है HN और OHN, OHN किसके साथ जाना चाहेगा, Na के साथ, पर रिएक्शन कर नहीं पाएगा, क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर ये रिएक्शन हो जाता तो स्ट्रॉन्ग बनता कौन, NaOH, NaOH तो आयनों की फॉर्म में रहते न कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। दूसरा, अगर HN है तो Cl के साथ कांटेक्ट में जाना चाहेगा, पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है HCl, और वो जब तक सॉल्यूशन में रहता है आयनों की फॉर्म में रहता है, न कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। तो जब रिएक्शन ही नहीं हुआ तो सॉल्यूशन में जितने HN थे या जितने OHN पहले थे, सॉल्ट डालने के बाद भी उतने ही रहेंगे तो pH चेंज नहीं होगा, और जब तक pH चेंज नहीं होगा तब तक नहीं कह सकते सॉल्ट का कोई इफेक्ट हुआ है, यानी कि सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस हुआ है, नहीं हुआ है। तो किसका नहीं होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के होते हैं, इनमें से कौन सा है ऐसा, K2SO4 है, किससे बना है K2SO4, 2KOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे बना K2SO4 प्लस H2H2। तो ये जो सॉल्ट है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ, जो कि हाइड्रोलाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, या कहते हैं उनका कॉन्जुगेट। तो आंसर बी हो गया। हेंडरसन इक्वेशन एसिडिक बफर के लिए तो ये होती है pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट लिख दो या कॉन्जुगेट बेस लिख दो, एक ही बात है बेटा, दोनों तरह से लिखी जाती है हेंडरसन इक्वेशन। पूरा नाम तो है हेंडरसन-हासेलबाच इक्वेशन, ठीक है, या तो ये हो, या अगर ये बेस होता, बेसिक बफर होता, तब ये होती POH = pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये हो जाती वीक बेस। कौन सा बेस, वीक बेस, और यहाँ सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट एसिड हो जाता, तब वो वाला चलता। तो यहाँ पे pH की फॉर्म में ही है या POH की फॉर्म में भी है, नहीं है, बस। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, तो आंसर तो हमारा pH = pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, यही वाला हो गया, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, बफर कैपेसिटी क्या होती है। बफर कैपेसिटी जब मैक्सिमम कब होती है, pH ये होता है वैसे फार्मूला, तो pH = pKa प्लस जब लॉग सॉल्ट अपॉन, और यहाँ पे क्या हो गया एसिड, जब इसका वैल्यू 1 पहुँच जाती है, 10 पहुँच जाता है, ये सॉरी
जब इसका वैल्यू 1 पहुंच जाता है, यानी इवन कब पहुंचेगा, जब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाती है, तब ये बफर की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तब उसी को कहते हैं pH इक्वल्स टू पी के। क्योंकि ये 1 हो जाएगा, log 1 कितना होता है 0, तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा पी के बराबर हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे ब्लड जो है बफर का काम करता है, और इसी की वजह से तुम कभी एसिडिक फूड खा ले, तो आज मन किया सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने का, कोका कोला पेप्सी ये सब पीने का, तो पी लिया। किसी दिन सोडा वाटर लगा लिया तुमने, गटक लिया, किसके साथ, अल्कोहल के साथ मिलाकर डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दिया, तो गटक लिया। कभी बेसिक सॉल्यूशन पी रहे हो, कभी एसिडिक सॉल्यूशन पी रहे हो, तो किसकी वजह से, बफर की, ब्लड की बफर नेचर की वजह से। ठीक है, तो कौन है उसके अंदर, उसके अंदर है बेटा ये वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 44, इफ सॉल्ट अपॉन एसिड इज 10, फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी, pH इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये था फॉर्मूला। तो हमने कहा सॉल्ट और एसिड का, इसका पूरे का वैल्यू क्या कर रहा है 10 है, 10, तो ये बन गया log 10, और log 10 कितना होता है 1, तो पी के प्लस 1 आ जाएगा pH का वैल्यू, यही पूछा इसने। इफ सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल टू 10, तब BH क्या होगा, pH पी के प्लस 1 होगा, आंसर बी हो गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 45, बेसिक बफर क्या होते हैं, वीक एसिड, वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यही हो गया आंसर। NH4OH वीक बेस है, और इसी NH4OH का स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ सॉल्ट NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 46, एडिंग HCl टू एसीटेट बफर, एसीटेट बफर में अगर हम HCl को ऐड कर दें, एसीटेट बफर क्या होगा उसमें, CH3COH, कैसे टूटता है CH3COH, CH3CO नेगेटिव में, H पॉजिटिव में, और ये अपने आयनों के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। जैसे ही तुम इसमें HCl डालोगे तो क्या हो जाएगा, HCl एसीटेट बफर में HCl डालने से क्या होगा भाई, हैं, एसीटेट बफर में HCl के मिलाने से क्या होगा, एडिंग HCl टू एसीटेट बफर, एसीटेट बफर, एसीटेट बफर कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया CH3COOH प्लस CH3COO नेगेटिव, यही है ना। एक तो वीक एसिड, एसिटिक एसिड, और उसका कॉन्जुगेट बेस, और जो कॉन्जुगेट बेस आया कहाँ से, सॉल्ट से। सॉल्ट में क्या है, सफिशेंट CH3COO नेगेटिव है, ज़्यादा अमाउंट में है, अच्छी खासी अमाउंट में है, तो तुरंत जैसे ही एसिड डालोगे, एसिड के पास सफिशेंट HN है, तुरंत रिएक्शन करेगा और CH3COOH बना देगा। अब जितने मॉलिक्यूल पहले थे CH3COH के, उससे ज़्यादा हो जाएंगे, उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन या उसकी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, 47 में क्या है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, pH पूछा है। वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट जो कि होते हैं जैसे कि CH3COO NH4 अमोनियम एसीटेट, इसके लिए हमने pH का एक्सप्रेशन पढ़ा था बेटा 7, ठीक है, और फिर प्लस कितना 1/2, फिर क्या था pKa माइनस pKb, तो ये Ka और Kb पर डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, K और Kb पर डिपेंड करेगा pH का वैल्यू। तो यहाँ पे यही पूछा है कि pH किस किस पर निर्भर करेगा, K एंड Kb पर। क्वेश्चन नंबर 48, अगर pK का वैल्यू 4 है और pH का वैल्यू 5 है, जबकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, जिसकी वैल्यू क्या दे दिया इसने 4, हमें यहाँ pH कितना लाना है 5, तो इधर से क्या आना चाहिए 1, और ये 1 कैसे आ सकता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब है सॉल्ट अपॉन एसिड कितना होना चाहिए 10,
कि 10 गुना सॉल्ट हो और 1 गुना एसिड हो, 10/1, तभी तो आएगा 10। log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तब जाकर इसमें 1 जुड़ेगा और ये pH 5 बनेगा। तो इसका मतलब है सॉल्ट अपॉन एसिड कितना होना चाहिए, 10:1 के रेशो में होना चाहिए। आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, pH ऑफ NH4Cl हाइड्रोलाइसिस। NH4Cl क्या है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। क्या बोला था pH, इनकी pH आती है <7, <7 मतलब एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला था, 7 माइनस ये वाला हो जाएगा, 7 से नीचे जाना है ना तो कुछ माइनस हो रहा है, 7 माइनस समथिंग, तो ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, सॉल्ट विद pH ग्रेटर देन 7। ऐसे सॉल्ट जिनकी pH 7 से ऊपर आती है, ये कौन होते हैं, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं। ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है हमको, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बोलो जी क्या बोलना चाहते हैं। हेलो हर्ष, कुछ नहीं, गलती से हो गया लगता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे इंक्रीज करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ये बिना कैटलिस्ट के और ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी, तो ई कम हो गया ना, तो ई कम हो गया। अरे बेटा किसी का माइक ऑन हो गया, बंद करो जल्दी से। हाँ जी बताइए, हर्ष कर क्या रहा है भाई। आवाज़ आ रही है बेटा, चेक करो ज़रा, ये कुछ कर रहा है हर्ष, चेक कर रहा है कि हम पढ़ा भी रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 51, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, माइकलिस मेंटन में Km क्या बताता है। Km वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है जिस पर रिएक्शन का रेट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को Vmax कह दो या Rmax कह दो, इसका आधा कहाँ है, ये है, ये पॉइंट क्या लाएगा Vmax/2 या Rmax/2। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, उसी को हम Km कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इसने यही बोला है, Km क्या है, Km रिप्रेजेंट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ Vmax। Vmax कह दो या Rmax कह दो, ठीक है, एक ही बात है बेटा दोनों। माइकलिस मेंटन इक्वेशन इज, क्या है बेटा, माइकलिस मेंटन इक्वेशन V की फॉर्म में। V क्या है यहाँ पे, रेट, R भी यूज कर सकते हो, V भी यूज कर सकते हो, दोनों। V इक्वल्स टू Vmax इंटू एस अपॉन Km प्लस एस, ये हमारा फॉर्मूला होता है रेट का। कुछ कहना तो चाह रहे हैं, पता नहीं हर्ष कुछ कहना है क्या बेटा। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट में तो आंसर कौन सा बैठ रहा है इसमें, Vmax इंटू एस अपॉन Km प्लस एस, ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। अगर S बहुत बड़ा, अबे होती हो गई है तो एक बार चेक करना जरा, आवाज़ नहीं आ रही क्या। हेलो पार्शना जी, क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही क्या। हेलो, अरे बाकी लोग बताओ भाई, आवाज़ आ रही है क्या। हेलो, हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही बेटा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। अगर S बहुत बड़ा है Km से तो तब क्या होगा? R की फॉर्म में लिखना हो R की फॉर्म में लिख दो, और V की फॉर्म में लिखना हो V की फॉर्म में। तो R इक्वल्स टू आर मैक्स इंटू एस अपॉन Km प्लस एस, ये फॉर्म, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, अगर हमने कहा कि S बहुत बड़ा है, S बहुत बड़ा है तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो R का वैल्यू क्या आएगा? आर मैक्स इंटू एस अपॉन एस, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू आर मैक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है। आर मैक्स लिख दो, या आर मैक्स का वैल्यू K2 इंटू ई नोट भी होता है, ये लो K2 इंटू ई नोट। तो रिएक्शन का ऑर्डर अगर हम बात करें सबस्ट्रेट के तो रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं, 0 ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0, लेकिन रिएक्शन का ऑर्डर है अभी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? अब एंजाइम के रह गया बस। तो आंसर बेटा 54 का ए हो। क्वेश्चन नंबर 55, लाइनवीवर बर्क प्लॉट कैसे खींचा जाता है? 1/v वर्सेस 1/s, ऐसे आता है। यहाँ पे इंटरसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं 1/r मैक्स, और ये स्लोप आता है, स्लोप को कहते हैं Km/r मैक्स, ये, ठीक है। तो इसने यही पूछा, लाइनवीवर बर्क प्लॉट इज ए प्लॉट ऑफ 1/v वर्सेस 1/s। तो v कह दो, या इसको अगर v बोला तो इसको v मैक्स बोलना पड़ेगा, ये v मैक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये r मैक्स की जगह v मैक्स हो जाएगा ये भी, क्योंकि यहाँ रेट को r से रिप्रेजेंट की जगह बल्कि v से कर रहे हैं। द यूनिट ऑफ Km, Km का यूनिट वही होता है जो तुमने कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ किया होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कैपिटल M, कैपिटल M का मतलब मोल पर लीटर में, C आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। Km की यूनिट कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट के जैसी होती है, तो या तो कैपिटल M होता, कैपिटल M तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं हमको, लेकिन हाँ मोल पर लीटर दिखाई दे रहा है, तो यही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 57, एन एंजाइम इनहिबिटर दैट बाइंड एट द सेम एक्टिव साइट, ये तो बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में पढ़ा था हमने, जब हमने 1/v 1/s किया था। ये तो बिना इनहिबिटर के, और ये वाला इनहिबिटर के, पहुंचता तो है वहीं पर ही, पर ये क्या होता है आपका, थोड़ा लेट पहुंचता है इनहिबिटर की प्रेजेंस में। तो एक्टिव साइट तो पे क्या होता है, कंपटीशन चल रहा है सबस्ट्रेट के और इनहिबिटर के बीच में कि कौन जल्दी जुड़ेगा। तो वहाँ पर क्या होता है हमारा, ये होता है बेटा कौन सा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसने कहा एन एंजाइम इनहिबिटर दैट बाइंड एट द सेम एक्टिव साइट एज द सबस्ट्रेट, तो वो कौन सा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और जो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए वो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। तो ये एक एंजाइम इनहिबिशन में अभी पढ़ाया था, रिसेंटली इनहिबिटर पढ़ाए थे जो, उसमें आया था बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 58, इन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन V मैक्स नहीं बदलता है, सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 59, ए कैटलिस्ट इज ए डिफरेंट फेज दैट रिएक्ट, ऐसा कैटलिस्ट जो अलग फेज में है रिएक्टेंट से, इसको हेटेरोजेनियस कहते हैं। अगर सेम फेज वाला होता तो होमोजेनियस कहलाता। तो आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 60, द टर्नओवर नंबर, इसको हम K2 से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एंजाइम काइनेटिक्स का ये आपका क्या होता है, E प्लस सबस्ट्रेट साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ES बन जाता है, ये K1 ये K-1 और ES से प्रोडक्ट प्लस एंजाइम बन जाता है K2 के थ्रू। तो ये जो K2 है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट के बनने का रेट कांस्टेंट, उसी को K2 या टर्नओवर नंबर कहा जाता है। तो K2 क्या है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड पर एंजाइम पर यूनिट टाइम, ये वाला हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाइज टू सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड होने चाहिए बेटा, लिक्विड आपस में मिक्स ना हो, ऐसे लिक्विड लेने पड़ते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। जैसे कि एक वाटर ले लो और एक ईथर ले लो, ईथर वाला ऑर्गेनिक वाला हो गया, वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया। तो दो ऐसे लिक्विड लेने पड़ेंगे जो आपस में एक दूसरे में मिक्स ना होते हो, इमिसिबल लिक्विड्स। ये नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की लिमिटेशंस हैं, ठीक है। सेकंड 62 में आते हैं, दोनों की फेज सेम होनी चाहिए, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में।
अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गया तो फिर ये फॉर्मूला बदल जाता है। तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब सेम मॉलिक्यूलर स्टेट होगा क्या उसी में। ये हमने नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ाया हुआ है बेटा। इफ सॉल्यूट एसोसिएट इन सॉल्वेंट बी, अगर एसोसिएशन हो रहा है सॉल्वेंट बी में और वो क्या है डाइमर बन रहा है या ट्राइमर बन रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर 2A से A2 बन रहा है तब तो n का वैल्यू क्या हो गया 2। अगर 3A से A3 बन रहा है A3 तब n का वैल्यू हो गया 3। तो ये जो नंबर है ये 1/n की टर्म्स में चला जाता है और किसके साथ रहेगा? उस कॉन्सेंट्रेशन के साथ 1/n की टर्म में चला जाता है जिसमें ये एसोसिएशन हो रहा है। तो इसने कहा बी में हो रहा है तो यानी कि CB में चला जाएगा 1/n। तो आंसर क्या हो गया बेटा? यही हो गया। ये सब कराए हुए हैं बेटा, नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में कराया हमने सब, डिट तो वहीं का है सारा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज मोर एफिशिएंट कब ज़्यादा है? अगर हम जितना भी तुमको सॉल्वेंट मिला हुआ है उस सॉल्वेंट को आप पूरा का पूरा एक साथ ना करके, जैसे मान लो 100 ml तुम्हारे पास सॉल्वेंट आया ऑर्गेनिक का और तुम्हें एक्वस लेयर से अपने सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो सारा का सारा 100 ml एक साथ डाल दो या 25-25 ml के 4 हिस्से कर लो। तो अगर आप 25-25 ml के 4 हिस्से करोगे तो इसमें ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर 100 के 100 ml एक साथ कर रहे हो तो हो सकता है 75% तक एक्सट्रैक्ट हो जाए, लेकिन जब 4 बार में हिस्सों में करोगे तो ये हो सकता है 90% को क्रॉस कर जाए एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेप्स में स्मॉल सॉल्वेंट लेकर अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ज़्यादा एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 65, इफ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट k इक्वल्स टू 10 और कह रहा है बिटवीन ईथर एंड वाटर, तो k का जो एक्सप्रेशन लिखोगे ऐसे लिखोगे C ईथर अपॉन C इन वाटर। तो अगर ये एक से बड़ा आ रहा है, एक से बड़ा आने का मतलब है कि ये वाला ज़्यादा, इसमें ईथर वाली लेयर में कोई सॉल्यूट ज़्यादा घुल रहा है। तो ये 10 आया है, 10 का मतलब है 10 गुना ज़्यादा इसमें घुला है। ठीक है, तो अगर इसमें 1 ग्राम घुला होगा तो इसमें 10 ग्राम घुला होगा ऐसे। तो इसका मतलब है ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ईथर में है, तो मोर सॉल्युबल इन ईथर, इसका आंसर यही हो जाएगा। 66, इफ ए सॉल्यूट डिसोशिएट इन वन सॉल्वेंट, तो वहाँ पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी इंक्लूड करना पड़ता है, तो मॉडिफाइड टू इंक्लूड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये वाला हो जाएगा। ये सारे हमने इसके लिमिटेशन में कराए हुए बेटा नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के। नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल इज ए स्पेशल केस ऑफ, किसका है स्पेशल केस? हेनरी का ही तो है। तो भाई जितना ज़्यादा सॉल्यूट लोगे उतना ही ज़्यादा ये डिसोसिएशन, वो क्या होगा आपका एक्सट्रैक्शन होगा, है ना। तो हेनरी लॉ का ही है। जैसे हेनरी लॉ में क्या था, जितना ज़्यादा प्रेशर रखोगे उतनी ही गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो हेनरी लॉ का ही है एक तरह का एप्लीकेशन ये। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं जी। अभी कराते हैं तो बेटा 1/n कब आएगा? जब इसमें एसोसिएशन हो रहा होगा, सेकंड वाले में, है ना। तो यहाँ पे यही बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटिंग बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन, किसको डिटर्मिनेशन करने में? सॉल्युबिलिटी का पता लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, बिल्कुल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन ये पता लगाते हैं। तीसरा एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, ऑल ऑफ दिस, ये सारा ही हो गया बस ये तो, है ना, समझे। एक बार स्टेटर देख के आओ जरा, कभी किसने खोला। हाँ वैसे तो डाल के फिर एक बार देख आओ तो। क्वेश्चन नंबर 70, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम वाटर सॉल्वेंट शुड बी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर से निकालना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए ना, वो तभी उसी में ज़्यादा डिजोल्व होता है। तो हमें क्या चाहिए? ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक वाला वाटर में क्या होगा? इमिसिबल। तो इमिसिबल विद वाटर एंड हाई के वैल्यू, तो ये वाला हो जाएगा। अगर आप अच्छा से क्या करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा वो, एक तो हमें लेना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही ज़्यादा डिजोल्व होते हैं। तो एक तो ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक और वाटर ले लो आपस में, एक दूसरे में मिक्स होते नहीं है, वाटर इनऑर्गेनिक में आता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक ईथर हो गया, CCl4 हो गया, हेक्सेन हो गया, ये सब ऑर्गेनिक में आते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है।
वाटर पोलर में आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इमिसिबल है वाटर के साथ। तो वाटर के साथ इमिसिबल और ज़्यादा के हाई के वैल्यू का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिक में ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए, तभी तो एक्सट्रैक्ट होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, कम होगा एक्सट्रैक्शन। 71 विच इक्वेशन रिलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो बेटा नस्ट है, उसमें पढ़ा था हमने, क्या है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन थी ना बेटा, ई इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन रिएक्टेंट जो भी तुम्हारा आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन Mn प्लस आयन। ये हमारी नस्ट इक्वेशन थी। बंद है। क्वेश्चन नंबर 72 pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सी। हमने 25 डिग्री सी पे कहा था कि HN कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर क्या होती है 10 की पावर माइनस के 7, इसलिए pH आता है 7। pH कैसे आता है बेटा, pH आता है माइनस का log HN कॉन्सेंट्रेशन से। अब तुमने इसको 0 डिग्री सी ले आए। हमने अभी पीछे कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से डिसोसिएशन घटता है। तो HN कॉन्सेंट्रेशन पहले से भी कम हो जाएगी, तो pH कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 7 से ऊपर चला जाएगा। 7 से ऊपर का मतलब ग्रेटर देन 7। क्वेश्चन नंबर 73 इंडिकेटर यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड। ये तो बेटा हमने कल भी किसी को कराया था, है ना, कल ही तो कराया था। ये किसमें कराया था, अरे वो पूछा था इंडिकेटर वाला क्वेश्चन था जो। ये ऐसे बेटा वीक एसिड है, कहाँ से लगभग 6 के आसपास से तो ये स्टार्ट ही होगा। जैसे जैसे इसमें तुम बेस डालोगे तो बेस बढ़ते 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 जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने वाला होगा तो ये करीब 8 के आसपास पहुंच जाएगा। और जैसे ही एक बूंद और डालोगे तो सीधा 10 पे जाकर रुकेगा। तो इसका जो स्टीप सेक्शन है वो 8 से 10 के बीच में आ रहा है, और 8 से 10 के बीच में इंडिकेटर कौन सा होता है, फिनोल्फ्थलीन 8.3 से 10। तो हमने कहा था कि वो सुटेबल इंडिकेटर होता है जिसकी pH की रेंज इस स्टीप सेक्शन के अंदर आए। तो इसके अंदर तो सिर्फ फिनोल्फ्थलीन की आ सकती है और तो कोई नहीं है। 4 तो बेटा कहाँ से, मान लो 4 से भी चलो स्टार्ट किया तो जैसे ही वो पूरा न्यूट्रलाइज होने वाला होगा तो करीब 7 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो अगर मान लो तुमने चलो ऐसा ले लिया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ऐसा करके ऐसे ऐसे जाएगा, वो यहीं 7 पॉइंट समथिंग से जाके जंप मारेगा और सीधा 8-10 पे जाके रुकेगा। स्ट्रॉन्ग बेस है ना, एक बूंद भी एक्स्ट्रा होगी स्ट्रॉन्ग बेस की, सीधा 10 पे ले जाके छोड़ता है NaOH। तो क्या है, तो सीधा जंप कहाँ से, स्टीप सेक्शन आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होकर 10 पे जा रहा है। तो इस pH रेंज में सिर्फ फिनोल्फ्थलीन ही पड़ता है, बाकी कोई नहीं पड़ रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, बी आंसर आ जाएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, ये तो हमने हेनरी लॉ में पढ़ी थी बेटा, हेनरी लॉ में सॉल्यूशन में अभी रिसेंटली पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 75 कैटालिटिक पॉइजनिंग। कैटालिटिक पॉइजन में क्या होता है बेटा कि जो पॉइजन है ना वो इसकी जो तुम्हारा कैटलिस्ट है उसकी एक्टिव साइट पर जाकर खुद चिपक जाता है। तो खुद चिपकेगा तो सबस्ट्रेट को चिपकने की जगह नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। तो ऑक्यूपाइज द एक्टिव साइट ऑफ कैटलिस्ट, आंसर यही हो गया। थैंक यू। आज के सेशन हम यही रोकते हैं बेटा, 75 क्वेश्चंस आज हमने कवर किए। नेक्स्ट सेशन में बाकी रिमेनिंग 75 हम फिर कवर करेंगे, ठीक है।